Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are good. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज का टॉपिक है ब्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एक्रोनिम जो 5 नेशन स्टेट्स के लिए जाना जाता है, 5 कंट्रीज के लिए. आप सभी को अब तक तो ये पता ही होगा. एंड दीज आर ब्रिक्स: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो इसी के ऊपर बात करेंगे. प्रीलिम्स की भी फैक्ट्स को देखते रहेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या क्या चैलेंजेस है जो ब्रिक्स आज के टाइम पे फेस कर रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज है ब्रिक्स के सामने जो कई सारी कंट्रीज को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या हम इसका पार्ट अब बन जाएं या नहीं. ठीक, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 2001 में, जब गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नाइल ने ये बात कही कि 2001 में उन्होंने ये बात कही कि 2050 तक, अगले 50 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी को जो कैप्चर कर लेंगे या जो लोग लीड करेंगे वो ये 4 कंट्री होंगे जिन्हें ब्रिक के नाम से जाना जाता है. अभी साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं बना है. ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. इस बात को आप इस तरीके से समझो कि कोविड 19 के बाद बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बनने की कोशिश की क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में, और जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो पेनी स्टॉक्स ढूंढते हैं या द नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढते हैं कि अगले आने वाली बड़ी चीज कौन है जिससे कि रिटर्न ज्यादा मिले, ग्रोथ ज्यादा हो. सिमिलरली वही चीज ब्रिक्स में है. ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो 1945 के बाद उन्होंने ग्रोथ पकड़ी और अब पिछले 70-75 साल में वो एक पीक पे पहुंच चुके हैं. और वहीं अब ये कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री है इसमें एरिया ऑफ ग्रोथ जो है वो ज्यादा बड़ा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने से ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, ज्यादा डेवलपमेंट आएगी. ठीक, और इनका इकोनॉमिक पावर जो है वो 2050 तक बाकियों को सरपास कर जाएगा. ये आइडिया दिया गया था 2001 में. 5 साल बाद 2006 में यही 4 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना मिले रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये कहा उन्होंने कि ये काम करते हैं, ये जो आइडिया है इसे रियलिटी में बदलते हैं. और उसी 2006 के सितंबर के महीने में, सितंबर 2006 में जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ब्रिक इन 4 कंट्रीज के, वो पहली बार मिलते हैं. जिस तरीके से क्वाड की मीटिंग में इस बार पहली बार फॉरेन मिनिस्टर्स, एनएसएज और ये सारी मीटिंग होती है और फिर इवेंचुअल मीटिंग होती है, तो जो 2006 से कहानी शुरू हुई वो धीरे धीरे 2009 पे पहुंची और फिर रशिया में पहली बार 2009 में ब्रिक का पहला समिट होता है. ठीक, इसी के बाद लेटर ये जो ब्रिक का ग्रुप है वो रीनेम कर दिया जाता है ब्रिक्स के फॉर्म में, जब इसे साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है. एंड ब्रिक्स हैज हेल्ड 14 समिट्स इन द पास्ट 13 इयर्स. पिछले 13 सालों में लगभग क्या 14 समिट्स ब्रिक्स की हो चुकी है. ठीक, सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं. क्यों 2001 में जिम ओ'नाइल ने बात कही कि ये 4 कंट्रीज और अब तो साउथ अफ्रीका भी 2050 तक दुनिया की इकोनॉमी को लीड करेंगे, यही 5 कंट्री हैं द नेक्स्ट बिग थिंग. रीजन है, सबसे ये नंबर्स अपने आप बता देंगे कि ये सिग्निफिकेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग bringing together the major emerging economies comprising 41% of the world population, 24% of the global GDP and 16% of the world's trade. ये नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं. और अगर इंडिया और चाइना, जब हम नाटो प्लस और इन सारी चीजों की बात कर रहे थे, तो उस रेफरेंस में हम ये बात भी कर रहे थे कि अगर इंडिया चाइना जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ग्रुप का पार्ट बन जाता है, इसका मतलब आधी दुनिया उस ग्रुप का पार्ट बन चुकी है. उसी तरीके से एससीओ की तरीके से ब्रिक्स में भी आधी से ज्यादा दुनिया किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक, over a period BRIC countries have come together to deliberate on the important issues under the 3 pillars. ये 3 पिलर्स क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मीन्स अभी हवाई बातें लग सकती हैं कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रीजंस एंड कल्चरल रीजंस. ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग बनी. लेकिन ब्रॉडली जो आपको अपना आंसर लिखना होता है वो इन्हीं डायमेंशंस पे लिखना होता है. जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो इसी हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर पढ़ने होते हैं. ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा. किसी भी ग्रुपिंग की बात हो, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, तो ये रेफरेंसेस, ये बुलेट हेड्स, इन्हीं के नीचे आपके आंसर्स बनेंगे. की फैक्टर एरिया ऑफ ब्रिक्स के की फैक्टर एरिया क्या है? ब्रॉडली 2 चीजों में डिवाइडेड है, जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन. एक एक करके दोनों को देखते हैं. जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन कैसे? द ग्रुप आर्टिकुलेट्स अ कॉमन व्यू ऑन की ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज प्रोजेक्टिंग अ नॉन वेस्टर्न व्यू. नॉन वेस्टर्न व्यू की कहानी समझनी है तो इस बात से समझो कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर कर दिया और अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो वो सैंक्शन से रशिया के ऊपर नहीं थे,
उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी ने झेला। क्यों? क्योंकि उन सैंक्शंस के बाद कई बार ऐसे हुआ कि जो ग्रेन डील है उसके लिए अलग से चीजें प्लान आउट करनी पड़ेगी। जो अफ्रीकन नेशंस है या अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनके पास ग्रेन किस तरीके से पहुंचे। जो इकोनॉमिक रीजंस है या जो ट्रेड पेट्रोलियम पे सैंक्शन लग गए उसके बाद दुनिया भर के देशों में, जो हमारी जैसी कंट्रीज जो पेट्रोलियम के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वहां पे प्राइसेस किस तरीके से शूट कर गए। तो इवेंचुअली अगर किसी एक नेशन पे अमेरिका अपने दादागिरी कह लीजिए या अपनी अपनी सही चीज को आगे रखने के लिए अगर कोई बैन लगा देता है तो इवेंचुअली वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। और इसी वेस्टर्न व्यू से निपटने के लिए, यह इसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निपटने के लिए कि किसी तरीके से कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस ना आ जाए कि इवेंचुअली पूरी दुनिया को झेलना पड़े किसी एक कंट्री की बैनिंग की वजह से, तो जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन बनाया गया कि इस तरीके की कंट्री साथ में आएंगे। This strengthened the world's march towards the multipolarity, thus helping to curb the dominating influence of the West. हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, किसी भी बड़े फोरम पे जाते हैं तो बार बार ये बात बोलते हैं कि, और कुछ दिन पहले तक तो और ज्यादा बोलते थे कि अब हिंदुस्तान का वो समय आ गया है जब वो ना आंख झुकाकर बात करेगा ना आंख उठा के बात करेगा। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है जो आंख में आंख डालकर बात करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे इमर्जिंग कंट्रीज अब ये बात कर रहे हैं कि अब वो जमाने लग गए, वो टाइम बीत गया जब पुराने बड़े नेशंस जो बोल दें वही कानून वही सच हो जाए। हमारा अपना व्यू पॉइंट है, हम जो भी डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। और इसीलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया चलना चाहती है, ब्रिक्स चलना चाहता है। तो एक तो हो गया जियोपॉलिटिकल रीजन, जहां सिर्फ वेस्ट और अमेरिका ही अपनी ना चलाए, हर देश का अपना एक से हो। एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो फॉर्म की गई। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड सेकेंड इज द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA। दोनों को समझते हैं कि क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 6th ब्रिक्स समिट में ये जो फोर्टलीजा ब्राजील में हुआ था 2014 में, वहां पे साइन किया गया, जहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। इसे ऐसे समझिए कि जिस तरीके से IMF वर्ल्ड बैंक रहे पुराने जमाने में, जो 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, तो उसी तरीके से जब ये ब्रिक्स की स्थापना हुई तो इसके बाद भी तो कोई ना कोई फाइनेंसिंग के लिए कोई ना कोई ग्रुपिंग, कोई ना कोई बैंक चाहिए। तो उस काम को पूरा करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। सेकेंड इज द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ये जो सैंक्शंस वगैरह लग जाते हैं, कई बार अगर कोई चीज के बीच में ट्रेड करना होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है कई कंट्रीज में, इन कंट्रीज में। तो इनको वेस्ट के ऊपर ना डिपेंडेंट रहना पड़े, अमेरिका के ऊपर ना डिपेंडेंट रहना पड़े, तो ये अपना CRA फॉर्म किया। इन 2014 द ब्रिक्स गवर्नमेंट हैड साइंड अ ट्रीटी व्हिच एम्ड एट forestalling short-term balance payment pressures and strengthen financial stability of BRICS nations। क्योंकि कई बार जब IMF या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन ये रिजर्व्स, एक्स्ट्रा रिजर्व्स नहीं देते हैं तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस रखना होता है, जब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि वो बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म क्राइसिस आते हैं। तो उन शॉर्ट टर्म क्राइसिस से निपटने के लिए और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए CRA यानी कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना की गई। इसके अलावा एक और चीज है जो बार बार बात हो रही है कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक क्लास में हमने और बात की थी किस तरीके से बात की जा रही है, जिसमें हमने डी-डॉलराइजेशन की बात की थी कि दुनिया डॉलर की तरफ, द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलर। एंड द रीजन इज कि अब वही बात कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। बहुत हो गया कि एक फेड का चेयरमैन जेरोम पाल अगर किसी शाम को बोल दे कि फेड रेट हाइट करेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी या पूरी दुनिया की मार्केट्स गिरने लगे। इतनी मतलब ग्लोबलाइजेशन तो ठीक है, पर इतनी कनेक्टेडनेस या इतना ज्यादा डिपेंडेंस किसी कंट्री पे रहना एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो तो मिल गई है, पर वो जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात की जाती है उसको हासिल करना अभी भी बचा हुआ है। इसीलिए बहुत से कंट्रीज डॉलर की तरफ से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया एंड ईरान, इन दोनों ही कंट्रीज के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाता है और अभी इन्हीं दोनों कंट्रीज ने यूएस के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करने के लिए एक स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं जो गोल्ड बैक्ड रहेगा। स्टेबल कॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है जो फ्लक्चुएट नहीं करती है, बट वो स्टेबल कॉइन किसी न किसी चीज से पेग्ड होता है। जैसे बहुत से स्टेबल कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पेग्ड होते हैं, गवर्नमेंट डेट से पेग्ड होते हैं। इसको रशिया और ईरान ने गोल्ड से पेग किया है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड
थिंग इन पास्ट सो मेनी इयर्स, मतलब कई 400-500 हजारों सालों से गोल्ड पे ट्रस्ट बरकरार है लोगों का। तो अगर उसके ऊपर कोई स्टेबल कॉइन बनता है, इसीलिए कहा जाता है, ज़ेरोधा फाउंडर निखिल कामत ने भी कहा था कि ये नया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जो दुनिया में लेके आ सकता है, इसलिए लोग इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा। और उसी तरीके से ब्रिक्स भी चाहता है कि वो अपना अलग पेमेंट सिस्टम बनाए। सेम ये चीज समझने के लिए उस ये समझो कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग की, हालांकि उसने तो ये बोला कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए यूक्रेन के ऊपर हमला किया, क्यों आप इसे नाटो का पार्ट बनाना चाहते हो, अगर वो दूर रहता है तो मुझे मजबूरन हमला नहीं करना पड़ता। ठीक, रशिया की तरफ से ब्रिक्स से चाइना ये बोलता है कि ये बात सही है, अगर अमेरिका ने रशिया को इंस्टिगेट नहीं किया होता तो उसे हमला नहीं करना पड़ता। पर वो करने के बाद जब रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया, उस सिस्टम से हटाने, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यानी मैसेजिंग सिस्टम है ये, एग्जैक्टली यहाँ ट्रांजैक्शंस नहीं होते, पर उन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से किया जाएगा या उन ट्रांजैक्शन की मैसेजिंग, कि एक बैंक को दूसरे बैंक के पास मैसेज पहुंच जाए कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एग्जैक्ट इतना इंस्टेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक, इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आ रही हैं कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्लेम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अगर रातों रात किसी कंट्री को निकाल दिया जाएगा तो उस कंट्री के साथ जिस कंट्री को ट्रेड करना है उसकी इकॉनमी भी तो हैम्पर होगी। अगर किसी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उसकी इकॉनमी भी तो हैम्पर होगी। दिस हैज टेकन अ न्यू अर्जेंसी एज पोस्ट यूक्रेन वॉर रशिया हैज बीन फ्रोजन आउट ऑफ द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। इवन ब्लैक सी ग्रेन डील से भी रशिया इसीलिए बाहर हो गया कि उसने कहा कि हमने ब्लैक सी ग्रेन डील इसलिए की थी कि दोनों कंट्रीज को, यूक्रेन और रशिया को फायदा हो, बट इवेंचुअली ये हो रहा है कि वेस्ट और अमेरिका फिर से हमें बुद्धू बना रहा है और सारा फायदा यूक्रेन को हो रहा है या फिर अमेरिकन कंट्रीज को हो रहा है। ठीक, तो हम इससे बाहर होते हैं। अब जिस तरीके से आपको अपना ग्लोबल फूड क्राइसिस संभालना है संभालिए। इन सारी अच्छी अच्छी बातों के बावजूद कुछ ऐसे इंटरनल डिफरेंसेस हैं ब्रिक्स में, और अच्छे खासे इंटरनल डिफरेंसेस हैं जो वो जो सपना है 2050 तक, या जो एक विजन है या एक थॉट है कि 2050 तक ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को लीड करेगा, वहां किस किस तरीके से चैलेंजेस या रुकावट आ सकती हैं, क्या लूप होल है। ठीक, तो पहला है डिप्लोमेटिक बैंक्रप्सी। ये किस तरीके से है, मान लो अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट चाहिए या ब्राजील को परमानेंट सीट चाहिए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चाइना और रशिया उसको सपोर्ट करेंगे, और चाइना तो फॉर श्योर इंडिया को अपोज करता है और करता रहेगा। ठीक, तो अगर ये वाली जो जैसे आसियान मेंबर्स के बीच में है एक तरह का कोहेसिवनेस है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन, वो डिप्लोमेटिक बैंक्रप्सी वहां नहीं है जो यहाँ पे दिखती है। सेकंड, चाइना का मिलिट्री एजर्टिवनेस, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या चाहे इस तरह की जो भी चीजें हो, वो बाकी जो कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ ब्रिक्स के पार्ट हैं उनको थोड़ा सा डराती हैं कि क्या इस चाइना के साथ पूरी तरीके से इसका पार्ट बनना चाहिए। इवन इंडिया और चाइना के जो स्टैंड ऑफ्स हैं, चाहे वो डोकलाम इशू हो या इस तरीके की जो भी चीज हो, उसने लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के रिलेशंस को कहा जा रहा है कि कई डेकेड्स में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया। और बीच में तो ऐसी बात होने लगी थी डोकलाम इशू और इस सब की वजह से, इवन अभी जो गलवान वैली में हुआ कि ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगी इंडिया और चाइना के बीच में। तो अब जब ऐसी सिचुएशन है कि दो पड़ोसी के साथ लड़ जाएंगे तो किस तरीके से वो आगे लीड करेंगे। थर्ड, रशिया चाइना का कंसोलिडेशन। दूसरे मेंबर्स इस बात से अब थोड़े से घबरा रहे हैं कि रशिया और चाइना इतना ज्यादा क्लोज आएगा तो हमारा जो डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग पावर है वो कितना ज्यादा हमारे पास इंटैक्ट रहेगा। इसके अलावा एक और दिक्कत है ट्रेड इम्बैलेंस, चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस। ब्रिक्स कंट्री के जो मेजॉरिटी ऑफ द ये जो चारों कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के साथ इतना ट्रेडिंग नहीं करते जितना वो चाइना के साथ करते हैं। ठीक, और चाइना के साथ करने की वजह से वो जो डेट इशू क्रिएट कर देता है चाइना दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो वो जो अंधा भरोसा, एक या अंधा भरोसा नहीं, डिप्लोमेसी में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एक भरोसा है वो टूटता है। द ब्रिक्स ग्रुप ट्रेड विद चाइना मोर देन ईच अदर, देयरफॉर बैलेंसिंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अदर पार्टनर नेशंस। इसके अलावा चाइना पुश फॉर अ कॉमन करेंसी। चाइना कई बार कॉमन करेंसी की बात करता है कि हमारी कंट्रीज की एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, बट वही बाकी कंट्रीज डरे हुए हैं कि अगर चाइना के पास इस तरह का कुछ करेंसी हुआ और चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, चाइना की इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर जो है ज्यादा बेहतर है, तो उसका कंट्रोल भी ज्यादा बेटर होगा। China's push for a common currency for intra-BRICS trade has also caused inner troubles. ठीक है,
तो ये सारी दिक्कतें हैं, सिग्निफिकेंस के बावजूद, इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बावजूद कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें एड्रेस करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जहां पे जो 5 कंट्रीज हैं उन्हें एक दूसरे पे वो भरोसा नहीं है जो किसी ग्रुप के अंदर होना चाहिए कलेक्टिवली आगे बढ़ने के लिए। इसके बावजूद देयर इज अ पैराडॉक्स, इसके बावजूद कोविड-19 आने के बावजूद, गलवान क्लैश होने के बावजूद, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अब ब्रिक्स नेशन का पार्ट बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको दिख रहा है कि जो पुराना ग्रुपिंग सिस्टम है उनको उसमें बहुत ज्यादा तवज्जो मिलेगी नहीं, वो उसमें बहुत ज्यादा आगे जाके अपना रोल मतलब स्थापित नहीं कर सकते हैं। वही वाली बात कि द नेक्स्ट बिग थिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। तो लैटिन अमेरिका के ये 4 कंट्रीज, अर्जेंटीना, निकारागाओ, मैक्सिको, उरुग्वे, अफ्रीका के ये 5 कंट्रीज, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सेनेगल एंड मोरक्को, एशिया के ये 10 कंट्रीज, आप देख लेना, आपकी स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये सारे लोग पार्ट बनना चाहते हैं एंड इवेंचुअली अगर ये सारे कंट्रीज को आप जोड़ दो तो 10, 19 और 19, 5 नंबर बहुत आगे चला जाएगा, 24 G20 को पार कर जाएगा। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज रिलक्टेंट है कि क्या ठीक तरीके से इन सबको ज्वाइन, वो अभी देखा जा रहा है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर बाकी कंट्रीज इसका पार्ट बनेगी। क्या हर ब्रिक की कंट्री को एक कंट्री को अपॉइंट करने का लेवरेज दिया जाए कि नहीं दिया जाए? खैर ये तो बात की बात है। द न्यू पाथवे फॉर द ब्रिक्स, expected deliberation on expansion. The next BRICS summit will be hosted by South Africa on August 23-24. It could take decisions on expansion and its criteria. The preparatory meeting of the foreign ministers and the national security advisors are certain to deliberate on this issue. वही जो broadly जो भी पूरा गेम होता है वो NSA, foreign ministers से सारे लोग पहले प्लान करते हैं, प्लान आउट करते हैं. Address the internal imbalance and strengthen the BRICS. When the leaders talk, they should reflect on the strengthening BRICS and addressing the internal imbalance. जो भी internal imbalance है जो अभी साउथ अफ्रीका में मीट होगा, एक तरीके का कंक्लूजन है कि जो भी साउथ अफ्रीका में अभी आगे जाकर मीट होगा उसमें इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत है, कि चाहे वो गलवान का क्लैश हो, चाहे वो रशिया और चाइना की बढ़ती दोस्ती की वजह से बाकी कंट्रीज के बीच में इनसिक्योरिटी हो, कि हमारे ये जो ब्रिक्स के नेशन है अगर ये सच में वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करने जा रहे हैं तो इनके बीच में कोहेसिवनेस, एक कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए कंक्लूड करते हुए, अनलाइक मेनी अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स इज स्टिल रेलेवेंट with some internal differences on key issues. Eagerness to join the group by 19 countries, जैसे मैंने आपको बताया 10 एशिया के, 5 अफ्रीका और 4 लैटिन अमेरिका के, 19 countries reaffirms the fact that the group has still a lot to offer in terms of geopolitics and economic front as well. वही जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी कि सारी जो ब्रिक्स जिस पे जिन दो चीज़ों पे टिका है, एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, फिर चाहे वो CRA हो, फिर चाहे वो NDB हो। ठीक, आई होप आपको ये ब्रिक्स सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स नहीं, वो तो हमने डिस्कस किए ही पूरे लेक्चर में, पूरी वीडियो में, इसके अलावा जो भी मेंस के जो ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस है और जो ब्रिक्स के लूप होल्स हैं और उन ब्रिक्स के लूप होल्स को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है, किया जा सकता है, अगर वो सारी चीजें की जाएं तो शायद ब्रिक्स, वो जो जिम ओनाइल ने 2001 में बात कही कि ये 5 कंट्रीज, स्पेसिफिकली वो 4 थे, अब ये 5 कंट्रीज मिलके हो सकता है एक नई वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं, दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जाएं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।